तो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक बार वीर पाहुजा टॉक्स में। आज हमारे यहाँ एक ऐसे गेस्ट आए हैं जो अपनी कॉमेडी वीडियोस के लिए बहुत फेमस है। वागड़ में उनकी फैंस फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब धीरे धीरे देश भर में उनकी ख्याति फैल रही है। साथ ही में सिर्फ 71 डेज़ में उन्होंने ज़ीरो से लेके हीरो तक का सफ़र हासिल किया। हमारे साथ हैं नन अदर देन मेहुल चौबीसा। मेहुल जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद वीर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और ये मेरा क्वेश्चन हमेशा रहता है जो भी गेस्ट आते हैं सबसे पहले कि कैसे हैं आप और लाइफ में क्या चल रहा है। सिंगल हैं और बढ़िया चल रहा है। ये जो पंच लाइन आप मतलब ये दिमाग में कैसे आती है मेहुल के, क्योंकि आपकी वीडियोस भी मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छी पंच लाइन, एक परफेक्ट पंच लाइन होती है हर वीडियो में, ये दिमाग में कैसे आती है? बस ऊपर से आता है कनेक्शन। मतलब कुछ तो इसके पीछे राज होगा। राज कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जो है वो बता देते हैं। कैसे है? सिंगल है तो सिंगल है। तो बचपन से ऐसे नटखट चुलबुले रहे? बचपन से, स्कूल लाइफ बचपन से ही शरारती रहा हूँ मैं। अच्छा। और यही स्कूल लाइफ में भी लोगों का एंटरटेन करना, बस यही रहता है। तो ऐसे बचपन में दोस्त बोलते होंगे, बात करके मजा आता है, मेहुल बहुत मस्ती वस्ती करता है ऐसा? बिल्कुल बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि यार ये बड़ा मस्तीखोर है। मैं अगर हमारा कभी ग्रुप का कुछ होगा, ट्रिप का प्लान कुछ होगा तो एंटरटेन मैं ही करता हूँ, खड़ा कर देते हैं, हाँ भाई ये चूर हो जा चल। क्या बात है। तो बचपन से क्या बनने की इच्छा थी मेहुल की? मतलब आज आप एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कॉमेडियन हैं, बचपन से यही इच्छा थी? नहीं, बचपन से मेरी इच्छा थी टीवी में आने की। अच्छा। हाँ, बचपन से थी कि यार टीवी में आएंगे, लोग जानने चाहिए ऐसा वैसा। लेकिन टीवी का सफ़र थोड़ा मुश्किल है, तो फिर अभी सोशल मीडिया आ गया, रील्स आ गई, तो बस रील्स से शुरू कर दिया, लोग तो जानने वैसे ही लग गए। क्या बात है। तो ये जो 71 डेज़ में 71 दिन में जो जीत हासिल की, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली इंस्टाग्राम, और उस पर आपने हासिल भी किया जो आपको चाहिए था, तो उसके बारे में बताएंगे, सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र एक्चुअली मैं इससे पहले पागलों की तरह घूमता फिरता था, कभी इसी स्टेज पे, कभी इसी स्टेज पे, कभी एंकरिंग, कभी पोइट्री, कभी सिंगिंग, ये सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि यार करना क्या लाइफ में। लेकिन फिर आप जानते हो मेरे बड़े भाई हैं पीजे, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं इंडिया के, पीजे दिव्या दोनों। उनके साथ मेरी ट्रिप हुई थी जैसलमेर में। तब उन्होंने मुझे कहा था कि अब तेरा बहुत हो गया, अब तू ये सारी चीज़ें छोड़ और तू आजा शॉर्ट्स पे, रील्स पे, और तू वागड़ी में कंटेंट बना। फिर मैंने कहा अब चलेगी वागड़ी? नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से कर रहे थे वहाँ वागड़ में। फिर मैंने एक वीडियो बना के देखा, वो वीडियो 7 दिन में 3 मिलियन हो गया। क्या बात है। पहला वीडियो? पहला ही वीडियो। क्या बात है। फिर उसके बाद जो है कि वागड़ी में ही बनाता गया और 71 दिन में 100 के हो गए। आज कितनी फैंस फॉलोइंग है वागड़ में, अगर बताएं? मतलब आपको ऐसे मिलते होंगे आपके फैंस, तो कैसा क्या माहौल है वागड़ में मेहुल चौबीसा का, या कहें आपके मेहुल का? वो सब लोग जानते हैं, अब जानने लग गए लोग, दूर से देख लेते हैं, अच्छा ये तो वही है। ऐसा भले फोटो खिंचवाने नहीं आए लेकिन पहचान लेते हैं, अच्छा ये वही है। खुसर फुसर चलती रहती है, अच्छा ये वही है। तो ये इन्फ्लुएंसर कॉमेडियन बनने से पहले मेहुल क्या करते थे? मैंने बताया आपको कि मैं शायरी करता था, अलग अलग स्टेज पे जाके, कवि सम्मेलन में चले गए, गोष्ठियों में चले गए, सिंगिंग करता था। मैंने अपना मैशअप भी बना के रखा हुआ है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी अपलोडेड। तो बस यही करता था मैं, गाना बजाना। तो शायराना अंदाज था। तो सुना है अक्सर जो शायरी करते हैं उनके दिल टूटते हैं, क्या आपका भी दिल टूटा था? बिल्कुल सही बात है। देखो ऐसा है, शायर 2 लोग बनते हैं, एक तो वो जो प्रेम में पड़ा है और एक वो जिसका प्रेम में कटा है। प्रेमी ही शायर बनता है, इसके अलावा कोई शायरी कर नहीं सकता। सही बात है। तो बस वही है, थोड़ा बहुत गुजरी बीती है। फिर उसके बाद आज वो जो पुराना प्यार जो मिला नहीं, वो कभी ऐसे फ़ोन करता है या बात? नहीं, हमारी बात होती रहती है कंटिन्यू, और ज़्यादा मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। लगभग मतलब 4-5 दिन में एक बार, और ऐसा महीने भर में एक बार कभी कभी बात होती रहती है, कोई दिक्कत। मेहुल भाई, एक जो समाज में एक जो मुझे लगता है एज ए इन्फ्लुएंसर, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस लाइन में एज ए पॉडकास्ट चैनल चला के, कि हम कई बार ऐसा कंटेंट बनाते हैं ना जो लोगों को पसंद नहीं आता या फिर उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो आप जब कोई भी वीडियो बनाते तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। किसी तरह का कोई रिलीजियस कंटेंट नहीं आए, हिंदू मुस्लिम नहीं हो, कास्ट का भी नहीं हो किसी तरह का, और ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाए जिससे पर्टिकुलर किसी को भी दुख पहुँचे। या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि नॉनवेज भी मैं वो क्या करते हैं, प्रमोट नहीं करता हूँ अपने कंटेंट में, क्योंकि किसी न किसी को हर्ट होता ही है। मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। क्या बात है। इन चीज़ों का ध्यान रखना भी चाहिए मुझे लगता है। एक चीज़ और
जो आपके कंटेंट में मैंने देखी कि आप साड़ी पहन लेते हैं, कितनी बार आप सलवार सूट पहन लेते हैं, आप लड़की का गेटअप ले लेते हैं, वन पीस भी पहन ही लिया एक वीडियो में आपने मैंने देखा। तो इसमें फैमिली कितना सपोर्ट करती है अब, या पहले नहीं भी करती होगी, और लोगों का क्या रिएक्शन होता है? मतलब कोई कहता है यार ये सब क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है सब? ऐसा है कि फैमिली तो अभी सपोर्ट में ही है मेरे, पहले नहीं थी, लेकिन शॉर्ट्स पे आने के बाद और वागड़ी में बनाने के बाद में फैमिली सपोर्ट है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या पहनूं क्या नहीं, बस एक्ट होना चाहिए, वीडियो रोज़ आना चाहिए। फैमिली वालों को भी यूँ लग गया कि रोज़ वीडियो आना चाहिए, एक दिन भी गैप होता है तो फैमिली वाले कॉल करके पूछते हैं आज वीडियो क्यों नहीं आया। और लोगों का क्या, आप तो जान कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस, तो लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कमेंट, बैड कमेंट्स आती हैं, छक्का है या फिर मीठा है या फिर गे है, तू तो लड़की बन जा, तेरे को भगवान ने लड़की बनाया होता। फिर कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं अरे सेक्सी लग रही है, अरे एकदम भाभी लग रही है। कुछ लोग रेट लिख देते हैं उसमें 10,000 15,000 कमेंट। तो अब उनका जैसा माइंड सेट है वैसे कमेंट्स लोग करते ही हैं। लेकिन मेरे को इस बात का दुख, मेरे को इस चीज़ से दुख नहीं होता कि मेरे को क्या करें। दुख इस बात से होता है जैसे कोई लिख रहा हो तो गाली लिख रहा हूँ वैसा करते हैं। जैसे तू छक्का है, तू तो साले छक्का है, मतलब साउंड कैसा कर रहा है, गाली जैसा। लेकिन छक्का होना कोई गाली थोड़ी है। कितने छक्के हैं जो प्राउड से घूम रहे हैं, कितने महामंडलेश्वर हैं जो किन्नर हैं, समझ रहे हो ना। तो छक्का होना या गे होना या फिर जो भी डिसेबिलिटी है किसी में, कुछ भी, वो किसी तरह की कोई गाली नहीं है। वो भैया कुदरत ने नवाजा, उनका वो जो फील करते हैं जैसा है उनका वैसा मन वैसा रहते हैं वो लोग। मैं और आप देखोगे गोविंदा, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील ग्रोवर, कितने ऐसे एक्टर हैं, अनिल कपूर, उन सब ने साड़ियाँ पहनी हैं, सब ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर किया ही हैं। तो एक्टर है वो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्टर वर्सेटाइल होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। क्या बात है। तो एक्टिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? एक्टिंग में इंटरेस्ट तो क्या, मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था पहले और मैं उसको डायरेक्ट करता था, लिखता था और डायरेक्ट करता था। हालांकि डायरेक्शन में इतना कुछ पता नहीं अपने को, लेकिन मेरे दोस्त लोग एक्टिंग करते थे तो फिर उनको मैं करवाता था अपनी शॉर्ट फिल्म में। लेकिन मैंने कभी ट्राई किया कि यार एक आध फिल्म में मैं भी आऊँ, क्योंकि कमेंट्स आती है ऐसे कि आप फिल्म बना रहे हो और आप ही नहीं दिख रहे हो, दूसरे लोग दिख रहे हैं, आप दिख नहीं रहे हो। फिर मैंने ट्राई किया तो उसमें अच्छा हो गया अपने से काम, तो फिर ऐसा लगा अंदर से कि यार एक्टिंग कर सकते हैं अपन। और किससे इंस्पायर हैं? अगर हम एक्टर की बात करें तो भले ही वो कॉमेडियन हो, कॉमेडी एक्टर हो या सीरियस एक्टर, तो कौन सा एक्टर है जो मेहुल को इंस्पायर करता है? मैं तो बहुत सारे लोगों से जिससे कुछ सीखने मिलता है सबसे इंस्पायर हो जाता हूँ मैं। जैसे अभी मैं अगर ये वाइन्स बना रहा हूँ तो मैं अंकुर अग्रवाल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। आपने उनके वीडियो देखे होंगे। और एक्टर में बात करूँ तो पुराने में बात करूँ तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, गोविंदा हो गए, ठीक है, अमिताभ बच्चन हो गए। और नए में बात करूँ मैं तो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर। रणबीर कपूर बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है? रॉकस्टार। रॉकस्टार, बिल्कुल, मतलब वो भी टूटे हुए आशिक की कहानी है इसलिए आप शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाते होंगे। तो जो ये सफ़र चालू हुआ, पीजे ने बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है वो, तो उनसे आपने बताया कि आप एक ट्रिप पे गए, तो उन्होंने मतलब आपने डायरेक्ट हाँ कर दिया या उनको कन्विंस करना पड़ा कि यार? वो मुझे आज से नहीं 4 साल से, जब से हम मिले ना तब से मुझे कह रहे हैं कि तू कर तू कर तू कर, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। मुझे कहीं ना कहीं झिझक थी कि यार क्या अपन तो यूट्यूब करते हैं। पहले मेरे को यूँ था कि हम तो यूट्यूब वाले हैं, हम ये छोटे मोटे काम थोड़ी करेंगे, रील्स और टिकटॉक थोड़ी करेंगे। लेकिन फिर बाद में पता पड़ा कि यूट्यूब पे मेहनत ज़्यादा है और पैसा कम है, क्योंकि आने में टाइम लगता है ना, वॉच टाइम कब आपके कवर होंगे, कब आपके सब्सक्राइबर कवर होंगे और फिर आपको पेमेंट शुरू होगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि फेम तुरंत मिल जाती है। अगर एक आध भी शॉर्ट्स आपका वायरल हुआ तो आपका फेस वायरल और बस वहीं से इनकम शुरू। तो फिर वो मुझे धीरे धीरे समझ में आया, उन्होंने बताया कि ऐसे करना है, ऐसे उन्होंने एल्गोरिदम समझाया मुझे कि तू ऐसे करेगा तो वायरल हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें। एल्गोरिदम क्या है मेहुल की नज़र में, मतलब शॉर्ट में अगर थोड़ा बहुत बताना चाहिए? कंसिस्टेंसी है सबसे मेन चीज़। तो रोज़ का एक वीडियो आप डालो, जिस दिन वीडियो नहीं आए उस दिन फ़ोटो डाल दो या फिर उस दिन लाइव आ जाओ। ऐसा रोज़ का ऐसा होना चाहिए जिसमें आप पब्लिक की नज़र में रहो, बस ये है फंडा, और कुछ नहीं है। और मॉर्निंग में वीडियो डालो। अमूमन लोग क्या करते हैं, शाम को वीडियो डालते हैं, तो शाम को वीडियो डालते हैं तो शाम से आदमी लास्ट कब तक जागता है, 1 या 2 बजे तक रात को, ठीक है, तब तक एक्टिविटी रहेगी उस वीडियो पे। अगर 7 बजे आपने वीडियो डाला है तो 7 बजे से 1 बजे तक एक्टिविटी रहेगी उस वीडियो पे। लेकिन फिर 1 बजे से लेकर सुबह की 5, 6 या 10 बजे तक जब तक उठते हैं लोग, तब तक वो वीडियो खाली पड़ा रहेगा। इससे अच्छा है कि आप सुबह डाल दो, सुबह जल्दी डाल दें, 9 बजे के आसपास डाल दें वीडियो, तो 9 से लेकर रात की 1 तक एक्टिविटी रहेगी। मतलब ज़्यादा टाइम तक लोग एक्टिव रहेंगे तो वो इंस्टाग्राम को लगेगा कि यार इस वीडियो में कुछ है तो इसको फेंको बाहर, तो वो फिर फॉर यू में डाल देता अपना वीडियो। मेहुल भाई,
क्योंकि अब आप एक फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ें भी आपको प्रमोट करने के लिए ऑफर आते होंगे ना, जो आपको मना करना पड़ता बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं मना करता हूँ, नॉन-वेज का आता है और शराब का भी आता है, मैं मना कर देता हूँ। चीज़ों को आप प्रमोट नहीं नहीं, करते? प्रमोट नहीं करते। अच्छा, रही टीम की बात, तो आज मेहुल किस तरीके से एक टीम को लेके काम कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं? किस तरीके से एक मैनेजमेंट रहता है काम में? मैनेजमेंट ऐसा है कि मेरे साथ में 2 लोग परमानेंट रहते हैं, है ना? जो एक तो कोई शूट करते हैं वो, और दूसरा कि एडिटिंग में मेरे को सहयोग मिल जाए थोड़ा-सा, बस। इससे ज़्यादा टीम बड़ी नहीं है, बाकी हमारी टीम पीजे दिव्या की और हमारी जो टीम है वो तो रहती ही है। हम हर 3 महीने में, 4 महीने में एक बार मिल ही लेते हैं। अच्छा, मुंबई का सफ़र हुआ कभी लाइफ में? मुंबई का हुआ। अच्छा, क्योंकि एज ए एक्टर, एज ए इन्फ्लुएंसर एक बार इंसान मुंबई ज़रूर जाता बिल्कुल। है, तो वो सफ़र कैसा था और क्या था? सफ़र अच्छा था, मुंबई गया मैं, और पता नहीं ऊपर वाले ने क्या बहुत सारी चीज़ें ईज़ी कर ली थी मेरे लिए मुंबई में। मतलब लोग कहते हैं कि मुंबई में जाओ तो छत का ठिकाना नहीं रहता है, खाने के लिए खाना मिल जाता है लेकिन छत नहीं मिलती। लेकिन मैं गया तो मैं अपने एक दोस्त के फ्लैट में रहा, बढ़िया सा अच्छा सा फ्लैट था उसका अंधेरी में, तो वहाँ रहा। कांदिवली में भी मेरे एक दोस्त का फ्लैट था, वहाँ रहा। घूमने फिरने में कभी दिक्कत नहीं आई, ना मेरे को पैदल चलना पड़ा, ना रिक्शा, ना मेरे को मेट्रो में घूमना पड़ा। मेरी फ्रेंड के पास मर्सिडीज़ थी तो मर्सिडीज़ में गया। और जब मैं मुंबई गया उसके 7-8 दिन बाद ही मैं चला गया था फिल्म सिटी में। ओके। और फिल्म सिटी भी वाया कॉन्टैक्ट से गया था, मैं सीधे एंट्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने शूटिंग देखी, कैसे शूटिंग होती है, फिल्म वाले कैसे शूट करते हैं, सीरियल वाले कैसे करते हैं। फिर मैंने हमारा एक छोटा भाई है अरिष्ट जैन, डूंगरपुर से ही है, वो एक्टर है, चाइल्ड एक्टर है। तो उसको अवार्ड मिलना था ITA में, इंडियन टेलीविज़न अकादमी अवार्ड जो होता है ना, वहाँ पे। तो IT अवार्ड में भी मैं चला गया, वहाँ मेरे को बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बड़े बड़े एक्टर से मिला मैं, हिमेश रेशमिया जैसों से, है ना, भारती से मिला। तो इजी रहा सफ़र, लेकिन ये है कि मुंबई में रहने के लिए आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। भले आप कितना भी ठाट बाट से रहो, स्क्रीन पे आने के लिए आपको टाइम लगता है, क्योंकि अपने से और अच्छे एक्टर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की लाइनों में कास्टिंग डायरेक्टर के पास में ऑडिशन देने के लिए घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने इस चीज़ को चेंज सोशल मीडिया, मैं तो कह रहा हूँ सबसे बेस्ट अगर कोई प्लेटफॉर्म आजकल है तो वो सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया पे अगर आप फेमस हो जाते हो, फिर टीवी वाले बिना ऑडिशन के भी आपको बुला लेते हैं। काफ़ी एक्टर्स के साथ, काफ़ी लोग हैं influencers ऐसे के जो साथ कर मैंने रहे हैं अभी काम। आपने बताया आप एक्टर्स से मिले, भारती से, हिमेश रेशमिया से, आज आप भी एक बड़े इन्फ्लुएंसर है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी फिगर बन रहे हैं आप भी। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक सेलिब्रिटी को किसी से मिलते वक्त? बहुत बारीकी से देखना पड़ता है खुद को। पहली बात तो आपकी लाइफस्टाइल जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो लोग उससे इंस्पायर हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप कहीं पे भी रोड पे खड़े खड़े दारू पी रहे हो या रोड पे खड़े खड़े स्मोक कर रहे हो, ऐसा कुछ किसी ने देख वेख लिया तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, मिलते हैं तो हमेशा झुक के मिलना चाहिए, कोई भी है, चाहे वो नॉन एक्टर है, साधारण आदमी है, या फिर कोई बड़ा आदमी है, रईस है, कोई भी है, झुक के मिलो तो सबसे बेस्ट तरीका वही है मिलने का। मेहुल, ऐसा कोई बिग फैन मूवमेंट आपके लिए रहा कोई लाइफ में जब आपको लगा हो यार हासिल कर लिया है कुछ? अरे ऐसा हुआ था मेरे साथ में। निखिल जी करके एक हैं, डॉक्टर हैं, वो डेंटल डॉक्टर, उन्होंने उनके क्लिनिक के प्रमोशन के लिए मुझे बुलाया था उनके गांव में। पीठ एक गांव है सिमलवाड़ा रोड पे, तो वहाँ उन्होंने बुलाया। तो तब मेरे 97 या 98 कुछ वो थे फॉलोअर्स, इतने ज़्यादा नहीं थे। 97-8 के? हाँ, 8K, नहीं, ये ज़्यादा ही होते हैं ये, आपके 1000 में थे, ज़्यादा ही हैं। तो मतलब 100 के होने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। कि मेरे को लगा मैं प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ, वीडियो बना के आ जाएंगे। लेकिन मैंने जब उनके घर में एंट्री करी तो उनकी पूरी फैमिली, मतलब 30-35 लोगों का बड़ा परिवार उनका है, 4-5 उनके पापा के भाई हैं और वगैरह, उनके भी कजिन्स वगैरह, सब पूरी फैमिली इकट्ठा होकर बैठी थी घर के अंदर। और छोटे बच्चे जो थे वो गत्ते पे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 100 के ऐसा लिख के खड़े थे वहाँ वेलकम में, और वो फूल डाल रहे हैं। और फिर उन्होंने केक लाए मेरे लिए, मिठाइयाँ लाए बहुत सारी, और वीडियो तो बनता रहेगा, पहले आप ये करो। तो फिर वहाँ 100 का सेलिब्रेशन, प्री सेलिब्रेशन हमने कर दिया। और वहाँ उस प्रमोशन को करके मैं जैसे ही घर पे पहुँचा तुरंत 100 के हो गए। बच्चों की दुआएं काम आ गई। हाँ, दुआएं काम आई, और बहुत अच्छा। मैं उस टाइम इमोशनल भी हो गया था वहाँ पे, कह रहे क्या कर रहे हो निखिल भाई। तो मतलब ये बिगेस्ट मोमेंट होता है मेरे को लगता है एक आर्टिस्ट के लिए। अगर आर्टिस्ट की बात करें, आप एज ए आर्टिस्ट क्या क्या कर लेते हैं? मतलब अगर आर्ट में बात की जाए तो क्या क्या खूबियाँ हैं मेहुल चौबीसा की? खूबियाँ तो नहीं है, बस कर लेते हैं, शायरी कर लेते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, कॉमेडी कर लेते हैं, और डांस मुझे नहीं आता, पेंटिंग मुझे नहीं आती। इसके अलावा मैं योगा भी कर सकता हूँ, सिंगिंग कभी कभी कर लेता हूँ,
है ना। अच्छा, बहुत सारे आज के टाइम में यूथ जो है खासकर, और यूथ से भी ज़्यादा मुझे लगता है टीनेजर्स जो 14-15 साल के हैं, वो लोग भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। तो आपको ये लगता है आने वाले 5 साल या 6 साल में इन्फ्लुएंसर मार्केट कहाँ स्टैंड करता है? अभी इन्फ्लुएंसर की डिमांड इतनी ज़्यादा है, आप देखोगे फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स को बुला रही हैं, समझ रहे हो ना। तो ये मार्केट तो कभी ख़त्म होना ही नहीं है। अगर रील्स बंद हुआ तो यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स बंद हुआ तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा ही आएगा जो आपको फेम देगा, आपको पैसा देगा। तो अगर इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में जाना है आपको, और आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो सबसे हट के है, यूनिक होना चाहिए। दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। एक तो ये कि ट्रेंड के साथ चलो, या फिर खुद का ट्रेंड बनाओ। दो ही चीज़ें हैं। बाकी अगर बीच का अपन करोगे तो कभी वायरल नहीं हो पाओगे। मतलब ओरिजिनल कंटेंट का बहुत मैटर करता बहुत ज़्यादा मैटर करता है। खुद की वॉइस में कंटेंट बनाओ, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रॉप्स यूज़ करो, आप मटेरियल यूज़ करो, लोकेशन अच्छी से अच्छी दिखाओ उसमें, और क्वालिटी का ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप जब मैंने देखा है आपकी वीडियोस को, आप बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं और काफ़ी सारे प्रमोशंस आप करते हैं, पर वो प्रमोशन डायरेक्ट नहीं होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगती है आपके कंटेंट में कि आप डायरेक्ट प्रमोशन नहीं करते। डायरेक्ट जैसे अगर मैं आया हूँ, दोस्तों मैं आज आया हूँ वीर पहुँचा के टॉक्स में, ये स्किप कर देंगे लोग। देखेंगे नहीं, पता पड़ जाएगा कि प्रमोशन है। लेकिन मैं कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कॉमेडी क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो क्या, मेरा कंटेंट जो है वो सबकॉन्शियस में घुसता है आदमी के। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो सबकॉन्शियस माइंड होता है एक, अपने दिमाग के अंदर भी एक होता है, ठीक है। तो उसके अंदर चला जाता है। फिर दोबारा जब उसको किसी चीज़ की नीड रही, जैसे मैंने विला का प्रमोशन किया, इनडायरेक्ट वे में उसके दिमाग में घुस गया, तब वो विला बुक नहीं करेगा। लेकिन जब उसको आएगा कि यार ट्रिप बनाते हैं, चलो विला चलते, तब वो तुरंत क्लिक करेगा कि यार ये वीडियो देखा था मैंने मेहुल का। फिर वहाँ से वो नंबर उठाएगा, फिर उस तरह से उनकी मार्केटिंग होगी। स्क्रिप्ट आप ही लिखते हैं? हाँ, मैं ही लिखता हूँ। इतनी सारी स्क्रिप्ट दिमाग में आ जाती है, कहाँ से ऑब्जर्व करता है? और ऑब्जर्व तो क्या है, अब मैंने जैसे बाप का कैरेक्टर किया था, वागड़ का बाप, तो वो मैंने मेरे पापा का कैरेक्टर किया था। जो उनके जो डायलॉग हैं, जो हमको ताने पड़ते रहते हैं उनकी तरफ से, वही मैंने सुना है। मम्मी का कैरेक्टर किया तो मम्मी की सारी बातें, बुआ का, ननंद का कैरेक्टर किया तो बुआ की सारी बातें, जो आसपास जो दिखता है उसी को लेके स्क्रिप्ट में डाल देते। ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी की है। हाँ बिल्कुल। तो कैरेक्टराइजेशन भी ऐसे ही बनाते हैं आप? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कहाँ से, मतलब ये खुद से ही आया, ये एक टैलेंट ऊपर वाला देता है, तो ये शुरुआत से? देखो, टैलेंट तो ऐसा है कि स्किल जो है ना वो ऊपर वाला देता ही है आपको। मेरा शुरू से, पहले भी मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि आपको भेड़ चाल में नहीं जाना है। लोगों को बुरा लगता है मैं अगर सरकारी नौकरी के खिलाफ बात करता हूँ, ऐसा कुछ। तो हमारे एरिया में क्या है कि मास्टर, पटवारी, बाबू, अगर तो खास कर ये 3 कैटेगरी, मतलब ये हो गया तो अंबानी हो गए। इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ, इससे आगे का कुछ सोचते ही नहीं है। ऐसा भी नहीं सोचते कि यार अपन बिजनेस करें, ऐसा भी नहीं सोचते कि अपन यार अपने पास जो स्किल है उसको करें। जैसे एक सिंगर है, मेरा एक फ्रेंड है सिंगर, आज कुवैत चला गया वो। अच्छा। अब वो कुवैत जाके क्या करेगा? हाँ, वो खत्म, वो उनके जीवन सिंगिंग में तो समझ खत्म रहा? हो गया। मेरा एक दोस्त था, वो भी सिंगर ही था। उसने कहा कि मैं टीचर बन जाऊंगा, एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लूँ, उसके बाद मैं अपना स्टूडियो डालूंगा, ऐसा करूंगा। मैंने उसको तब मना किया था कि अगर तू टीचर बनेगा तो फिर तू म्यूज़िक को नहीं कर पाएगा। और आज वो टीचर बन गया, मस्ती से कमा रहा है, 10 से 5 की ड्यूटी कर रहा है, और उसको टाइम ही नहीं मिल रहा म्यूज़िक के लिए। समझ रहे? गिटार धूल खा रही है। तो ऐसा होता है मेहुल भाई कि जो लोग नौकरी करते हैं, खासकर 9 से 5, 10 से 6 या जो भी टाइमिंग रहता है, वो लोग जीवन में बंध जाते हैं, आपको लगता है? नौकरी करना बुरा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जिसको कुछ नहीं आता ना, वो फिर नौकरी करता है। यही है वंडा। अगर आपको कुछ भी आता है, कोई भी स्किल है आपके अंदर, आपको बस जानने की वो होना चाहिए, सही टाइम आने पे आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो वो स्किल आपकी अपनी नहीं है, वो आपको भगवान ने दे के भेजा है। आप, मेरा ये मानना है, अगर भगवान ने आपको दे के भेजा है कि तू ये कर, तो फिर आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? फिर आप वहाँ जाओगे, कंपटीशन की तैयारी, 10-10 साल तक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बाप के टुकड़ों पे पलते हैं, ठीक है ना। इससे अच्छा खुद काम करो, खुद करो, इसमें पैशन को प्रोफेशन बना लो, बस इतना सा फंडा है, सक्सेस होना है तो। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। मैंने भी कहीं एक इंटरव्यू दिया था, उसमें नहीं कहा था कि लोग अपने जो पैशन होता है उसको प्रोफेशन नहीं बनाते, और वो अधिकतर ये सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बन गया तो साइड में सिंगिंग कर लूँगा। नहीं होता है एक्चुअली। बिल्कुल, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, बात करें कि जो जॉब के लिए आपने अभी बताया, तो क्रिएटिव पर्सन्स जॉब कर पाते हैं? अगर मेहुल को आज बोले कि मेहुल को 9 से 6 नौकरी करनी है, एक जगह बैठना है एक बॉक्स जैसे हो, बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे घूमने फिरने की आदत ज़्यादा है। मैं घर में रहता ही नहीं हूँ, फ्लैट में भी नहीं रहता मेरे, घूमता ही रहता हूँ। और 9 से 5 तक आप किसी की गुलामी करो,
वही कंप्यूटर पे बैठ के आंखें फोड़ो। इससे अच्छा है कि मस्ती करो, 2-4 कंटेंट बना लो, मज़ा भी आता है उसमें। हाँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम सच में आपको 71 डेज हुए, तो आज इन 71 दिन पहले के मेहुल को देखें और आज के मेहुल को देखें तो क्या चेंजेस आए। काफ़ी चेंजेस है। आप मेरी पुरानी पोस्ट देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा कि यार ये कोई अंकल टाइप का लड़का है। मतलब बड़ी बड़ी मूछें थी मेरी, बाल चिपके हुए, कुर्ता पजामे में घूमना, ठीक है, और एक साइड बैग रहता था मेरे पास, जैसे राइटरों के पास नहीं देखते हो आप, बस वही गेटअप था मेरा। बस वो लेके घूमना, इधर उधर जाना, डायरी रहती थी, पेन रहता था, बस यही जीवन था अपना। लेकिन अभी मैं जैसे पीजे भाई से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए मेरे में, क्योंकि वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं और उन्होंने मेरे को सिखाया कि तू इस तरह के कपड़े पहन, इस तरह की हेयर स्टाइल कर, है ना। तो बहुत काफ़ी चेंजेस आए। नहीं, ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया आप में कि आप बिल्कुल व्यवस्थित रहते हैं, तो मतलब ये ज़रूरी भी होता है एज ए इन्फ्लुएंसर या एज ए इंसान भी ये ज़रूरी है कि एकदम व्यवस्थित रहना। उससे थोड़ी स्पिरिचुअल बात कर दूं मैं। देखो, आप जितना बन ठन के रहते हो ना, तो आपका शुक्र पावरफुल होता है। परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के वेल सेट होके मेकअप वेकअप करके बढ़िया नहा धो के निकलो आप, तो शुक्र पावरफुल होता है उससे। और शुक्र जो है वो माया को खींचता है आपकी तरफ। अगर शुक्र पावरफुल होगा तो आपके पास पैसा आएगा, आपको फेम मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो लग्जरी लाइफ के लिए बन ठन के घूमना अच्छा है। जैसे आपने स्पिरिचुअल बात की, तो आप देवी देवताओं पे कितना भरोसा करते हैं? बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो करते भी हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो नहीं भी करते। चूती हैं जो लोग नहीं करते ना भरोसा, वो वास्तव में बेवकूफ़ लोग हैं वो, है ना, बुरी तरह से। क्योंकि भगवान पे भरोसा क्यों नहीं करें? जैसे आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, वो आपको खिला पिला के इतना बड़ा किया, कोई नॉर्मल दूसरा कोई इंसान करता है क्या आपके लिए? क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो लोग आपके भगवान हैं। समझ रहे हो? आप ये सोचो, तितली जो होती है, बटरफ्लाई, उसके अंदर दुनिया के सारे कलर हैं, किसने भरे? कौन भरने गया? कोई तो एक आर्टिस्ट बैठा है, कोई तो एक आर्टिस्ट है जिसने वो भरा। जैसे पहाड़ों में और बर्फ़ के इलाकों में भालू रहते हैं, ठीक है, पता है कि भालू बर्फ़ के इलाकों में रहता है, उसको ठंड लगेगी इसलिए मोटी खाल दी उसको, उस पर भी बड़े बड़े बाल दे दिए। किसने दिए? भगवान ने दिए। डायमंड जैसा सफ़ेद, जितना डायमंड होता ना, ऐसा डायमंड, और उसके ऊपर तबले जैसी शाई अपनी रेटिना दी। किसने दी? भगवान ने दी। कोई तो है क्रिएटर जो आपको दे रहा है। और मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा ऐसा फंडा है कि मैं शनिवार को जाता हूँ हनुमान जी मंदिर और वहाँ जाके डिमांड रखता हूँ। डिमांड भी ऐसे औकात में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे बोल दिया माधुरी दीक्षित दे दो, ऐसा नहीं। सही बात। आपको जो संकट, आपकी जो तकलीफ है, वो आप बोल दो, दूसरे दिन वो हट जाती है। मेरे साथ ये अनुभव होता है, हमेशा होता है। मैं जब भी जाता हूँ, हर सैटरडे जाता हूँ, जिस भी सैटरडे गया और बोल दिया मैंने कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, 2-4 दिन में होनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा, मतलब दोस्त के टाइप बात करो आप भगवान से, तो फिर हाँ अपना व्यवहार है तो वो पूरा हो जाता है। ये मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिलीवर हूँ। क्या बात है, शुरुआत से। अच्छा, बात करते हैं कंटेंट पे। मैंने आपका पेज देखा था, तो एक उसमें एक थोड़ा सा हट के मुझे कंटेंट लगा, मास्टरबेशन क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मास्टरबेशन। हाँ, जो भी हिंदी में भी बोल, अब मैं थोड़ा बोलने में देखो कतरा रहा हूँ, पर वो मैंने बहुत पहले बनाया था, 2020 कोविड के टाइम पे मैंने बनाया था वो वीडियो। और मैं हमेशा से मास्टरबेशन के खिलाफ रहा हूँ। मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आप साइंस, आज की साइंस कुछ भी कहती हो कि मास्टरबेशन स्ट्रेस से फ्री करेगा, ये सा वैसा। आप हनुमान चालीसा पढ़ो ना, स्ट्रेस से फ्री हो जाओगे। खुद की इंद्रियों के साथ खिलवाड़ क्यों करना है आपको? सेक्स बुरा नहीं है, सेक्स जितना चाहे आप कर लो, ऐसा भी नहीं, हद से ज़्यादा भी नहीं, लेकिन सेक्स टाइम टू टाइम अगर आपको चाहिए तो सेक्स कर लो, लेकिन मास्टरबेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देता है। अपनी बॉडी में एक नाड़ी होती है, महोवा नाड़ी, वो नाड़ी गर्म होती है और पूरे बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी खींच के बाहर फेंकती है अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो पूरा शरीर उससे कमज़ोर होगा। आपके बाल झड़ेंगे, आपकी आंखें कमज़ोर होंगी, आपके दांत वो सेंसिटिव क्या बोलते हैं उसको, वो हो जाएंगे, ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, कमर दुखेगी, दुबले हो जाओगे, चक्कर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मास्टरबेशन में होती हैं। और लोग इन्जॉयमेंट में ठीक है कर लेते हैं ना, कर दिया, टाइल से गंदी करके आ गए, लेकिन वो बाद में बहुत पछताते हैं। और इवन ये भी होता है कि जब आपकी शादी की एज आती है, जब आप शादी करते हो ना, तो उसमें भी आपकी संतान जो होती है वो भी कमज़ोर पैदा होती है। कोई मतलब कि आपने देखे होंगे बच्चे कभी ऐसे ऐसे विकृत बच्चे भी पैदा होते हैं, समझ रहे हो ना। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्लूकोमा होता है, बचपन से ही अंधे होते हैं बच्चे, ऐसे होते हैं। कोई 5 साल 8 साल तक का हो गया, बोल नहीं रहा है ना। ये सारी चीज़ें मास्टरबेशन से होती हैं, इसलिए मैं मास्टरबेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। बिल्कुल, ये चीज़ करना ही नहीं चाहिए, न लड़कों को न लड़की को। बिल्कुल, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल।
पर हाँ आजकल क्योंकि बहुत सी रील्स ऐसी चलती है इंस्टाग्राम पे कि ये सब कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस फ्री करते हैं, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू बातें हैं। उनकी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने बता दिया कि बस स्ट्रेस फ्री करता है आपको। स्ट्रेस कुछ नहीं और स्ट्रेस है क्या, क्या स्ट्रेस है आज के ज़माने में? नहीं वो लोगों को बहुत टाइप के स्ट्रेस अरे कोई स्ट्रेस नहीं है, वो खुद के अंदर के वो बना लिए हैं वीर भाई। आपको ज़िंदगी में क्या स्ट्रेस है बताओ मुझे। स्ट्रेस तो क्या है, सपने होते हैं, स्ट्रेस नहीं होते। सपनों को स्ट्रेस का रूप दे देते स्ट्रेस तब बनता है जब आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हो। अगर जैसे मुझे है कि यार मेरे को यार 1 लाख रुपया महीना कमाना है, लेकिन वो अगर कमाई नहीं होगी तो स्ट्रेस होगा। तो कमाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। पर कहीं ना कहीं लक फैक्टर मैटर करता है। लव फैक्टर लव नहीं, लक। लक फैक्टर, हाँ बिल्कुल, ये किस्मत तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। 60% 60% किस्मत और 40% आपकी मेहनत। पर ये किस्मत चमकती कैसे, इसके पीछे कोई फंडा है या ऊपर वाले का खेल है? ऊपर वाले का, बस आप सात्विक रहो और भगवान को भजो, और क्या है। किस्मत बनाने वाला भी वही है, बिगाड़ने वाला भी वही है। उससे दोस्ती कर लो, सब सही हो जाएगा। तो आपने दोस्ती कर रखी है हनुमान जी से? हाँ बिल्कुल। क्या तो कभी मतलब मान लो ये सवाल, क्योंकि हनुमान जी को आप मानते हैं, मेहुल को किस चीज़ से डर लगता था बचपन में या लगता है अभी? अभी भी लगता है मुझे। सांप बिच्छू ये जो इतने विषैले जो होता है ना, बारिश में जो निकल जाते हमारी हैं, टीम में भी बैठे उनको भी लगता है इससे। उनसे हाँ मेरे को सांप बिच्छू से बहुत डर लगता है। बाकी किसी की कोई ताकत ऐसी नहीं जिससे मैं डरूं, किसी से डर नहीं लगता। तो ऐसा मुझे बस वागड़ में तो सांप वाप बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, और मेरा सामना भी बहुत बार हो गया है ऐसा, है ना। मतलब आप मतलब ऐसा रहता है कि गाँव में जो घर रहते हैं, मैं शुरू से मेरी अपब्रिंगिंग गाँव में ही हुई है, तो गाँव में टॉयलेट में भी निकल जाते हैं, बिच्छू निकल जाता है, कभी क्या। अचानक से अपन बैठे हैं मस्ती से, आनंद ले रहे हैं जीवन का, हल्के हो रहे हैं, और अचानक से फिश से बाहर आ गया। तो वो उस टाइम से मेरे क्या डर घुस गया है कि मेरे को ये सांप बिच्छुओं से बहुत डर लगता है, बस बाकी किसी से डर नहीं लगता। पर ये बात है, आप मतलब सुन के आपकी बहुत मज़ा आता है। मतलब आपका एक टोन है एक, अच्छा कुछ वागड़ी में कुछ हो जाए, मतलब आप हमारे शो पे आए हो और वागड़ की तो आपकी फैंस फॉलोइंग एक अलग ही है, गुजराती भी आपको आती है, तो वागड़ी में मतलब कुछ एक लाइन अगर मुझे सिखा पाएँ या सिखाना चाहें या कुछ बोलना चाहे फनी सा। वागड़ी में एक गीत बहुत चलता है, एक कैरेक्टर है, कोई इंसान है अपने जैसा ही, वो नशे की हालत में वो गीत बोला था, तो वो किसी ने वीडियो ले लिया और वायरल हो गया। तो उसमें वो गा के सुनो आपको, वो कैसे गाता है ऐसे, डूंगरपुर ते मार होते झीलो हैसी, बोले न के साले न के रण सागर नहीं अटे धड़ी माते सड़ी से लालो आजो मेड़ा वाहे दाबूड़ी, ऐसे करके गाता है वो कहता है डूंगरपुर मेरा जिला है, ठीक है, और रण सागर के ऊपर चढ़ के मैं नीचे कूदा। रण सागर एक झील टाइप है, उसमें नहाने गया, और ऐसा करके वो दाबूड़ी ने मेरे को देख लिया, मतलब लड़की ने मेरे को देख लिया, इस तरह का गीत है। तो ये सारा है, बाकी तो मैं आपको क्या बताऊं वागड़ी के बारे में। अरे पर वागड़ में मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना आप लोगों का, वो गरबा। वागड़ में मतलब ये सब क्या प्री प्लान होता है आपका गरबा? क्योंकि मैंने नोटिस किया आप सबकी जो पैर हैं वो एक ही रिदम में जाते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर वो कुछ ऐसी स्टेप्स होती हैं, तो ये क्या बचपन से होता है वागड़ियों में? ये जब अपना देश प्रदेशों में बटा हुआ था ना, जब जैसे सौराष्ट्र महाराष्ट्र इस तरह का, तो सौराष्ट्र बोलते हैं गुजरात को। तो हमारा जो एरिया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इवन ये माउंट आबू तक, सारा गुजरात में आता था पहले, है ना। तो बस वहाँ से वल्लभ भाई पटेल ने जब एकीकरण किया तब राज्य बन गए वो, उसमें फिर हम अलग हो गए। हमारा वागड़ का जो भी कल्चर है वो सारा गुजरात से मैच खाता है। हाँ, तो गरबा भी वहीं से, वागड़ में गरबा खूब चलते हैं क्योंकि गुजरात में खूब चलते हैं। वागड़ी और गुजराती मिक्स आपको लगेगी कि यार वागड़ी, अगर गुजराती के सामने आपने वागड़ी बोल दी ना तब भी वो समझ जाएगा। उसमें छः और हैं का फ़र्क है, बस सिर्फ यही है। मो जूस पी रहा हूँ, ठीक है, मुँह जूस पी रहा हूँ, और वो गुजराती बोलेंगे कि हूँ जूस पी रहो छूँ। अच्छा, बस इतना फर्क है, हूँ और छू, बस इतना फर्क है, मिलती जुलती लाइन, बस कल्चर पूरा मिल रहा है। क्या बात है। मतलब मेहुल जी आपसे बात करके सच में इतना मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। हमारे जो ये सेगमेंट होता है पॉडकास्ट का, उसका एंड हम करते हैं एक मैसेज के साथ, वो मैसेज भी आपको हमारे दर्शकों को देना होगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी इस लाइन में आना चाह रहा है, वीडियो और कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है, तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना ज़रूरी है। लेकिन जो पैशन है आपका, जो आपका शौक़ है, जो आपके पास टैलेंट है या स्किल है, जो भी है आपके पास में, उसी को प्रोफेशन में बनाओ। बाकी चीज़ों में नहीं लगें, वक्त बर्बाद मत करो। अगर आपको पता पड़ गया 18 साल की उम्र में मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, तो फिर सिंगिंग ही करो आप।
अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ तो क्रिकेट में जाओ, कराटे कर सकते हो तो कराटे में जाओ, कुछ भी जो भी आपका पैशन है उसमें जाओ। बस पेशेंस रखो, धीरज रखो, क्योंकि धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। और उस फल का डिमांड जो होती है, उस फल का जो पैसा मिलता है वो भी ज़्यादा मिलता है। पैशन को अगर प्रोफेशन मिलाओगे तो ना पैसों की कमी आएगी, ना फेम की कमी आएगी, और ना किसी तरह की कोई दिक्कतें आएंगी।